हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। सर्वनाम से पहले जो हमने संज्ञा का वीडियो प्रस्तुत किया था, वहाँ पर हमने कहा था कि पूरा संसार ही संज्ञा के अंतर्गत आता है। और सर्वनाम की परिभाषा में हमने ये जाना था कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो इस आधार से सर्वनाम का भी बहुत विस्तार है, क्योंकि जब पूरे संज्ञा शब्द पूरे संसार में फैले हुए हैं तो फिर सर्वनाम भी उतना ही है, उससे कोई कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के प्रकारों को समझेंगे। छोटी बड़ी कक्षाओं के आधार से व्याकरण की किताबों में किसी किताब में सर्वनाम के 4 भेद बताए गए, किसी में 5 बताए गए, किसी में 6 भेद बताए गए। आज हम अपने इस वीडियो में सर्वनाम के जितने भी प्रकार हैं उन सब को लेके आए हैं और उन्हीं के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए, सर्वनाम के 8 प्रकार हैं और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को एक साथ लेके चल रहे हैं, जिससे कि समझना भी आसान होगा और समझना भी अनिवार्य है कि हमको इंग्लिश ग्रामर में भी प्रोनाउन को समझना है और हिंदी व्याकरण में भी सर्वनाम को समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउंस, दृढ़ता प्रदर्शक सर्वनाम। चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। छठा रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आठवां है इंडेफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का मैटर बहुत विस्तृत है। ये 8 प्रकार के जो सर्वनाम हैं इनको हम एक एक करके समझेंगे। जब एक एक करके इनको समझेंगे तभी हमारी समझ में ये प्रोनाउन आएंगे। और इंग्लिश में प्रोनाउन को समझना बहुत ज़रूरी काम है। प्रोनाउन का भरपूर ज्ञान न होने से हमारे इंग्लिश ग्रामर हमारी समझ में आ ही नहीं सकती है। तो आज हम सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्पेलिंग से कि पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर सामान्य तौर से पर्सनल का मतलब सभी लोग निजी निकालते होंगे कि ये चीज़ हमारी पर्सनल चीज़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर्सन से पर्सनल बना हुआ है। पर्सन माने होता है व्यक्ति। निजी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसको जब समझेंगे तब समझ में आएगा कि निजी क्या होता है और पर्सनल यानी पुरुषवाचक क्या होता है। ये यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी हुई है कि जिन प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये हैं कौन कौन से? यहाँ पर हमने 3 सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस, आई रीड ए बुक। इसमें आई प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा सेंटेंस, ही केयर्स फॉर मी। यहाँ पर 2 प्रोनाउन है, एक ही और एक मी। ही भी पर्सनल प्रोनाउन है और मी भी पर्सनल प्रोनाउन है। तीसरा, सी इज ए गर्ल। सी भी पर्सनल प्रोनाउन है। अब इस पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि आई में होता है, ही वह होता है और सी भी वह होता है। सी स्त्रीलिंग के लिए आता है, ही पुल्लिंग के लिए आता है। जब संज्ञा में इतना बड़ा संसार समाया हुआ है, प्रोनाउन के जब इतने भाग हैं, तो हर एक के लिए इन निश्चित शब्दों में बंटवारा किया गया है कि ये इसके लिए प्रयोग होगा और ये दूसरे के लिए प्रयोग होगा। इस आधार पर यहाँ पर इस पर्सनल प्रोनाउन को भी
3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 पुरुष होते हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस के मुख्य 3 पर्सन यानी पुरुष होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष कहते हैं और इससे बात करने वाले का बोध होता है। यह बात करने वाले का मतलब है, यहाँ पर बात करने वाले का अर्थ है कि सेंटेंस में जो कर्ता होता है, सेंटेंस में जो बात करता है, किसी सेंटेंस को यदि हम बोलेंगे तो उसको कोई न कोई बोलने वाला भी होगा, उसको सुनने वाला भी होगा। तो जो सेंटेंस को बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं और उस बात को जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। अब बात जिसके बारे में की गई होती है या लिखी गई होती है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, देखिए हमने लिखे हुए हैं, सिंगुलर यानी एक वचन में आई, माई, माइन और मी। प्लूरल अर्थात बहुवचन में वी, अवर, अवर्स और अस। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है यू और योर। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग। सिंगुलर में ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स और हिम, और प्लूरल में है दे, देयर, देयर्स और देम। अब हम इनको एक चार्ट के माध्यम से समझने जा रहे हैं। यहाँ पर जो हमने ये चार्ट दर्शाया गया है, ये 6th, 7th, 8th की इंग्लिश की ग्रामर की बुक में सभी को मिल सकता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको समझने में बहुत आवश्यक है, इसको समझना इतना आवश्यक है कि जब तक हम समझेंगे नहीं तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा रहता है। इतने ही सर्वनाम हैं, इससे अधिक और सर्वनाम नहीं हैं। इन्हीं सर्वनाम से हम सारा काम चला लेते हैं। किसके लिए क्या प्रयोग करना है, इस संबंध में ये चार्ट है। एक वचन बहुवचन का भी ध्यान रखना है और उन 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बोलने वाला, सुनने वाला और बात किसके बारे में कही गई है। तो सबसे पहले हम बोलने वाले की बात करते हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। इस फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर यानी कि एक वचन में आई, एक मात्र, और ये कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। ऊपर हमने लिखा हुआ है कि नॉमिनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ये कर्ता कारक होता है। यदि एक वचन में प्रयोग होगा आई, और आई का भी जब बहुवचन होगा तो वी हो जाएगा, WE, वी माने हम, यानी अपने लिए है ये प्रयोग। और इसी का ऑब्जेक्टिव केस है जो कर्म कारक कहलाता है, कर्म के रूप में सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। ये आगे आने वाले ग्रामर में हम विधिवत इसका वर्णन करेंगे। अभी केवल इतना ही समझना है कि सिंगुलर में क्या प्रयोग होता है, प्लूरल में क्या प्रयोग होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी प्रयोग होता है और बी का अस प्रयोग होता है। और पजेसिव केस, जिसका पहले भी हम जिक्र 1-2 बार कर चुके हैं, संबंध दर्शाने वाली चीज़ होती है। ये मेरा है कि तेरा है, तो माई माने मेरा, यहाँ पर माई प्रयोग होता है आई के स्थान पर। और प्लूरल में जब बहुत सारा होता है, बहुत सारे लोगों के लिए, यानी हम से मतलब रखता है या तो हो जाता है हमारा, तब यहाँ पर अवर का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक हिंदी में शब्द और हमने लिखा है अपना।
किसी किसी किताब में लिखा रहता है, अन्यथा नहीं भी लिखा रहता है। इस अपना का बहुत विशेष समझने का महत्व है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अपना हमने थर्ड पर्सन में एक जगह पर और लिखा हुआ है। इन दोनों शब्दों को, ये जो अपना कहाँ से आता है, इस अपना की स्पेलिंग अलग अलग कैसे हो जाती है। जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन में भी अपना लिखा है और थर्ड पर्सन में भी अपना लिखा है, तो अपना की इंग्लिश क्या होती है, इसको हम अगले वीडियो में बहुत विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बच्चे जब अनुवाद करते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं, तो इस अपना में बहुत परेशान होते हैं और उनको कोई बताता भी नहीं है कि अपना की अंग्रेजी कब क्या हो जाती है। इसी तरह सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन केवल यू होता है। इस यू को समझना बहुत आवश्यक है। एकमात्र यू है सेकंड पर्सन में, क्योंकि जब बोलने वाला कुछ बोलता है तो सामने वाले से वो क्या कहेगा, तुम और आपके अलावा और कोई तीसरा शब्द नहीं कह सकता। यदि आप अकेले हैं तो आप बोल दिया, और अधिक लोग हैं तो आप लोग बोल दिया। तुम के लिए तो तुम लोग बोल सकते हैं बहुवचन में, बस इतना ही है। सामने वाले को केवल एकमात्र शब्द से ही इंगित किया जा सकता है, इसलिए सेकंड पर्सन में एकमात्र यू ही है। ये एक वचन में भी और बहुवचन में भी, सिंगुलर प्लूरल दोनों में है। और देखिए ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। कितनी आसान चीज नजर आ रही है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में भी एक ही रहता है, एक वचन बहुवचन में भी एक ही रहता है, और पजेसिव केस में भी अकेला योर ही रहता है, तुम्हारा या आपका। सबके लिए एकमात्र यू और योर के अलावा कुछ नहीं याद करना है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट। ही का भी अर्थ हुआ है, सी का भी अर्थ हुआ है और इट का अर्थ ही है। ही पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, और इट बेजान कीड़े मकोड़े इनके लिए प्रयुक्त होता है। सबको मिला के दे बन जाता है बहुवचन में, प्लूरल में। जैसे कि यू अकेले ही काम करता है, इसी तरह थर्ड पर्सन में दे अकेले ही काम करता है, ही के स्थान पर भी, सी के स्थान पर भी और इट के स्थान पर भी। ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम बना दिया जाता है, सी का हर, और इट का इट ही रहता है, और इसका अर्थ है उसे, उसको, और इट का मतलब है इसको और इसे। देखिए हिम का भी अर्थ उसे और उसको है, हर का भी अर्थ उसे और उसको है, और इट का अर्थ इसको और इसे। और प्लूरल में फिर देखिए दे का देम, उन्हें या उनको, ये बहुवचन हो गया। उन्हें से या उनको से ये नहीं समझ में आता है कि हम किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं या पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात ये दोनों में ही एक ही मात्र शब्द प्रयोग होता है। पजेसिव केस जहाँ संबंध दर्शाया जाता है वहाँ ही का हिज, सी का हर या हर्ष, और इट का इट्स प्रयोग में आता है। और बहुवचन में जाके देम की जगह पर देयर हो जाता है। देयर माने उनका, अपना। तो सर्वनाम में जब हम सर्वनाम के प्रकारों को समझते हैं तो सर्वनाम के 8 प्रकार हैं। उनमें से सबसे प्रथम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, और इसको समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
और व्याकरण को पढ़ने वाले भी पुरुष ही होते हैं, पुरुष स्त्री, और इन्हीं के लिए ये प्रयोग होता है। इसका बहुत विस्तार भी है, अभी इस पर हम और भी वीडियो बनाएंगे। अभी तो हमने केवल एकमात्र आपको चार्ट दर्शाया है कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 पुरुष होते हैं और उन 3 पुरुष में कौन कौन से शब्द किसके लिए प्रयोग में आते हैं, केवल अभी हमने इतना बताया है। अगले वीडियो में हमने एक शब्द उठाया था अपना, उस अपना के ऊपर कुछ ट्रांसलेशन के आधार पे समझाने का प्रयास करेंगे कि ये अपना शब्द बच्चों को कितना परेशान करता है और इसको समझना बच्चों के लिए कितना आवश्यक है। अगर इसको समझ लेंगे तो उनको ट्रांसलेशन करने में बड़ी सुविधा होगी। और इसी के साथ आज का वीडियो हम अपना समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें।